दोबारा देखा, दोबारा नंबर चेक किया, दोबारा देखा यही है। तो मैंने कहा 42वीं रैंक। मेरी माँ और मेरी सिस्टर पीछे ही खड़ी हुई थी। तो मम्मी कहती है सच बताओ। मैंने कहा आप देख लो। मेरे को यकीन नहीं हो रहा था। तुरंत ही फिर वापस वेद सर का फ़ोन आया, कहा क्या रहा? मम्मी ने कहा हो गया। तो उन्होंने छोटी वाली को भी पूछा, उनका नहीं हुआ। तो उनका कोई बात नहीं, वो 1 साल छोटी है ना, वो 1 साल बाद आएगी। लेकिन उस वक्त जैसे बिटर स्वीट मोमेंट पे मुझे आज भी याद है, सिस्टर को ऑब्वियसली थोड़ा धक्का लगा, वो थोड़ा मायूस हो गई थी। मेरी माँ ने मेरे को ऐसे कहा, मुझे आज भी याद है, तुम ज़्यादा खुश मत हो, बैठ के पढ़ो। रिजल्ट आए 3:30 बजे, 5:30 बजे मैं वापस करंट अफेयर की बुक लेके पढ़ रही थी, तैयारी कर रही थी। मैं सोनाली गिरी, मैं 2009 बैच की आईएएस ऑफिसर हूँ, पंजाब कैडर की। 2008 में जब मैंने तैयारी शुरू की आईएएस का एग्ज़ाम देने के लिए, तब ये सोचा नहीं था कि जिस पृष्ठभूमि से मैं चल के आई हूँ तो यहाँ पे उस तरह का सफ़र इस मुकाम पे लाके खड़ा करेगा। बलिया से मेरी फैमिली बिलोंग करती है। मेरे पिताजी यूपी पुलिस में पीपीएस सर्विस से, फिर बाद में उनको आईपीएस का रैंक भी मिला। हम 3 बहनें हैं। बड़ी वाली हमारी जो बहन है वो एनटीपीसी में डीजीएमएचआर के पद पे कार्यरत हैं। जो छोटी वाली हैं नेहा गिरी जी, वो अभी 2010 बैच राजस्थान कैडर में वो कार्यरत है, वो भी आईएएस ऑफिसर हैं। जब याद करते हैं कि किस तरह से प्रेरणा मिली कि इस एग्ज़ाम में आना है या इस सर्विस में आना है, तो मैं कह सकती हूँ कि आज भी हमारे घर में सरकारी कार्यकाल जिस तरह से होता था कि सुबह का नहीं पता, शाम का नहीं पता। होली दिवाली हमेशा 2 दिन बाद मनाई जाती थी, क्योंकि उन दिनों में पुलिस का काम जनता के लिए है, लोगों के लिए है, और कुछ ऐसा नहीं लगता था कि लीक से हट के कर रहे हैं। बचपन से जिसको कह सकते हैं कि ये चीज़ समा गई अंदर कि जब आप काम कर रहे हैं तो कोई चीज़ सामने नहीं आती, परिवार भी पीछे रहता है, आपका काम सबसे आगे है। लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने मैथ्स में बीएससी मैथमेटिक्स में उत्तीर्ण करने के बाद एमबीए फाइनेंस किया है पंजाब यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद फिर क्योंकि 21 साल की एज में कुछ महीने बाकी थे, तो एक जिसको मैं कहती हूँ कि एक प्रोफेशनल डिग्री मैं मानती हूँ कि जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठें तो एक अपने आप को इस तरह से ज़रूर ढालें कि वो आपका सिर्फ और एकमात्र मंजिल नहीं होनी चाहिए। कैंपस प्लेसमेंट के बाद मैंने 1 साल नौकरी बॉम्बे में आईसीआईसीआई बैंक में भी की है, जिसके बाद उस जॉब को छोड़ने के बाद 1 साल करने के बाद, क्योंकि मुझे लगा, जो मैं आज भी मानती हूँ कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा कदम था, एक ऐसे शहर में जाके रहना जहाँ पे हमारे आसपास के इलाकों में या कम्युनिटी में कोई भी लड़की अलग से जाके कभी रही नहीं, और प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से जिसमें मेरे परिवार का, स्पेशली मेरे पिताजी का बहुत बहुत बड़ा योगदान है। मुझे आज भी याद है कि जब कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, वो मुझे बॉम्बे लेके गए थे ओरिएंटेशन के लिए। उनको लगा कि शायद यूपी में ही कहीं कोई पोस्टिंग मिल जाएगी। परिवार वालों ने भी पीछे से कहा घर के पास रहना चाहिए, लेकिन वहाँ पे जिन के पास हम जाके ठहरे थे, उनके हॉस्टल के ही एक जूनियर थे इलाहाबाद के। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं मौका देते हो, देखो कहाँ ले जाती है ज़िंदगी। और आज भी वो पशुपेश में थे। मुझे आज भी याद है, वो शाम को बैठे हुए थे कि जब ये आया कि मेरे को पोस्टिंग बॉम्बे मिली है, और उन्होंने कहा कि चलो देखो, लेकिन हमारा भरोसा और हमारी प्राइड जिसको कह सकते हैं, वो तुम्हारे ऊपर है, इसका ध्यान रखना। और मुझे लगता है कि एक लड़की के लिए एक अनजान शहर में अकेले रहना और ऊपर से इस पृष्ठभूमि से आना, वो एक बहुत बड़ी बात थी जो छोटे शब्दों में कही गई थी, और वो मेरे अंदर घर कर गई। ये सोचा ज़रूर था कि प्रोफेशनल डिग्री हासिल करने के बाद जो 2 साल अपनी लाइफ के बेस्ट, जिसको कह सकते हैं हाफ हार्टेड नहीं, कुछ भी नहीं, जिस चीज़ में लगिए पूरे मन से करिए। हो सकता है जो काम आप 1 साल या 2 साल में अपनी कड़ी मेहनत से कर सकते हैं, आधे अधूरे मन के साथ, आप आधे अधूरे मेहनत के साथ, फिर फल भी आधा अधूरा ही मिलता है।
तो इसके जब मैं नौकरी छोड़ के आई तो भी लोगों ने काफ़ी, वहाँ पे जो मेरे सहकर्मी थे उन्होंने कहा, क्यों जाती हो, आप 21-22 साल के हो, आप बॉम्बे शहर में हो, अच्छे कमा रहे हो, क्यों जाती हो, कौन जाता है अपनी प्राइम में फिर वापस नौकरी छोड़ के। मैंने कहा नहीं, ये मेरा सपना रहा है, मेरे परिवार ने मुझ पर भरोसा किया है, और एक बार अपने सपने को पाने के लिए एक बार तो मेहनत करनी बनती है। और जब आप 2 नाव में पैर रखते हैं तब आप कोई नाव नहीं चला पाते, तो एक जगह से तो हाथ छोड़ना पड़ता है, और मुझे लगता है वो रिस्क ज़रूर लाजमी था उस वक्त। और जब मैं बॉम्बे से वापस आई तैयारी करने के लिए, कुछ भी नहीं पता था, ये कह सकते हैं कि तब तो ये भी नहीं पता था कि सब्जेक्ट कौन से लेने हैं और एग्ज़ाम का पैटर्न। परिवार में थे कज़न्स और सिस्टर्स थी, बड़े भाई बहन थे जो इस सर्विस में थे, लेकिन वो हमेशा हम जिनके औ में रहते थे, कभी हम ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो किस उसमें से गुजरे हैं, किस ग्राइंड से गुजरे हैं। उस वक्त मुझे याद है CSAT से पहले 2 होते थे आपके सब्जेक्ट्स मेंस के। एक सब्जेक्ट आपका प्रीलिम्स के लिए होता था और आपके 2 सब्जेक्ट्स मेंस के लिए होते थे। तो सोशियोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैंने लिया था। मैनेजमेंट का क्योंकि कुछ पार्ट काफ़ी, पेपर 2 जो है पब्लिक एड का, काफ़ी कुछ मैनेजमेंट के पेपर के साथ मैच होता है, और पब्लिक एड और मैनेजमेंट आप इकट्ठे नहीं दे सकते, दैट इज़ नॉट अ अवेलेबल कॉम्बिनेशन। सोशियोलॉजी थोड़ा सा इस वजह से भी क्योंकि MBA करने की तैयारी के दौरान मैंने सोशियोलॉजी में, क्योंकि ईयर ना वेस्ट हो, तो MA सोशियोलॉजी के उसमें लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही डाल दिया था, जिसमें MA सोशियोलॉजी पार्ट 1 मैंने पास भी कर लिया था। उसके बाद मैं MBA करने के लिए चली गई थी, तो वो थोड़ा सा रहा कि हाँ, आर्ट्स का सब्जेक्ट, साइंस के बैकग्राउंड से आके आर्ट्स के सब्जेक्ट में शिफ्ट करने में थोड़ा सा ज़रूर मेरे को लगा कि क्यों, उस वक्त एक पसोपेश ज़रूर रहती है। कई लोग भी पूछते थे कि क्या लेना चाहिए, लेकिन कभी भी मेजॉरिटी पे ना जाएं। आपका मन और आपकी गट फीलिंग, कई बार होता है कि जब आप, जिसको कह सकते हो, मैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का मैंने ऐसे खोला पन्ना, और जब ऑनलाइन उसमें देखा कि क्या है आपके अलग अलग सिलेबस, आपको पता चलता है उस सिलेबस से कि आपकी कोर स्ट्रेंथ कहाँ है। और तभी आज की डेट में भी जब मुझे कई लोग पूछते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, मैं उनसे यही कहती हूँ, सब्जेक्ट 3-4 शॉर्टलिस्ट करो और उनकी निकाल के देखो सिलेबस, आपकी कोर स्ट्रेंथ कहाँ है, आपको गट फीलिंग से ही पता चल जाएगा कि आपके लिए क्या मुफीद रहेगा। ज़्यादा तैयारी के लिए मुझे लगता है घंटों से ज़्यादा दिनों की जो परसिवियरेंस है वो ज़रूर मैटर करती है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन आप 10 घंटे लगा दें, अगले दिन आप कहें कि नहीं, पिछले कल तो पढ़ा था, आज थोड़ा लो रखते हैं, कल कर लेंगे। ये जो चीज़ है, ये UPSC जो ग्राइंड है, जो इससे निकलते हैं, हमने 5-6 घंटे की पढ़ाई की, लेकिन जो कि क्योंकि लर्निंग कर्व भी हर 2 घंटे में, कहते हैं, थ्योरीज भी हैं, स्टडीज़ भी हैं, हर घंटे में लो होता है। अपने आप को रिजनरेट करते रहिए बीच बीच में, हर 15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए 2-3 घंटे की पढ़ाई के अंदर, क्योंकि एकदम के बाद तो दिमाग भी और भरने के कगार पे नहीं रहता, थोड़ा सा फ्रेशनेस देनी पड़ती है। 5-6 घंटे की, लेकिन रेगुलर पढ़ाई, अपने से चोरी नहीं, क्योंकि ये आप किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ रहे होते, आप अपनी नौकरी के लिए, अपने फ्यूचर के लिए पढ़ रहे होते हैं, देश के फ्यूचर के लिए पढ़ रहे होते हैं, इसमें चोरी नहीं करनी चाहिए। एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, हाँ, जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तब नहीं नज़र आता कि दिन है कि रात, तब तो जितना मिल जाए उतना ना काफ़ी, तो शायद 14-15 घंटे भी लगे होंगे, लेकिन उस वक्त धुन ऐसी रहती है कि शायद ये नहीं पता चलता कि खाना खाया था कि नहीं खाया था। लेकिन दिमाग को एक स्तर रखने के लिए मुझे आज भी याद है कि खाना खाते वक्त मैं और मेरी सिस्टर आधे घंटे के लिए मूवी लगा लेते थे, कोई भी, बिना सिर पैर की, जो आ रही हो, और हमारी एक मूवी चलती थी 3-4 दिन लगातार, क्योंकि आधे घंटे का खाने का ब्रेक है, उसमें ही देखना है। कुछ भी देखा, लेकिन वो जिसको कह सकते हैं कि एक एड ब्रेक हो गया, उसके बाद फिर वापस थोड़ा सा बैठ के थोड़ी बातें की बिना स्ट्रेस लिए। ये चीज़ ज़रूर है, कई बार हम ये चीज़ नहीं जान पाते कि UPSC सिर्फ और सिर्फ हमारी इंटेलिजेंस की परीक्षा नहीं लेता,
हमारे इमोशनल क्वेश्चन की परीक्षा लेता है। और मुझे जो लगता है कि जो इंटरव्यू है, जो पैटर्न है, वो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता है कि आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कैसे बिहेव करेंगे। आपके अंदर, जैसे हर कोई आपको बताता है कि आई डोंट नो कहना आपकी वैल्यू कम नहीं करता, लेकिन हाँ, जहाँ पे आपको नहीं पता वहाँ पे आप ये एक कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं या नहीं कह सकते, और जहाँ पे आपको पता है क्या आप उसको अच्छे तरीके से आगे प्रस्तुत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये चीज़ आपको दिखाता है। और जब रिजल्ट आया, मुझे आज भी याद है कि 1 हफ्ते बाद प्रीलिम्स होना था अगले साल का। तैयारी कर रहे थे, दोपहर का टाइम था। मेरे जो कोचिंग के सर हैं, वेद सर, उनका फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि घर का नाम सोना है मेरा, सोना आपने अपना रिजल्ट देख लिया? तो मैंने कहा सर नहीं, अभी तो नहीं देखा। आ गया क्या? कहा कि देखो, ज़रूर देखो और नेहा का देख के बताना। मैंने लैपटॉप खोला, नंबर टाइप किया, सबसे पहले सिस्टर का किया, उसका देखा, नहीं हुआ। फिर मम्मी ने एकदम से कहा कि अपना तो देखो। मैंने अपना डाला, पहले डाला, कुछ नंबर गलत हो गया, उसमें आया कि ये रोल नंबर है ही नहीं। मैंने कहा ये कैसा हो गया? फिर दूसरी बार देख के फिर डाला, तो रोल नंबर में जब आया तो मैंने नीचे से देखना चालू किया, क्योंकि ये भी नहीं हो रहा था कि ऊपर से तो हो ही नहीं सकता, तो नीचे से देखना चालू करते हैं। फिर 1 पेज हो गए, नीचे से 2 पेज हो गए, 3 पेज हो गए, नहीं हुआ। फिर मैंने कहा उम्मीद कम होती जा रही है। फिर फाइंड एफ वाला ऑप्शन दबाया, नंबर डाला और ठांग करके दूसरे पेज के ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ था। दोबारा देखा, दोबारा नंबर चेक किया, दोबारा देखा यही है। तो मैंने कहा 42वीं रैंक। मेरी माँ और मेरी सिस्टर पीछे ही खड़ी हुई थी। तो मम्मी कहती है सच बताओ? मैंने कहा आप देख लो। मेरे को यकीन नहीं हो रहा था। तुरंत ही फिर वापस वेद सर का फ़ोन आया, कहा क्या रहा? मम्मी ने कहा हो गया। तो उन्होंने छोटी वाली को पूछा, उनका नहीं हुआ। तो उनका कोई बात नहीं, वो 1 साल छोटी है ना, वो 1 साल बाद आएगी। लेकिन उस वक्त जैसे बिटर स्वीट मोमेंट पे मुझे आज भी याद है, सिस्टर को ऑब्वियसली थोड़ा धक्का लगा, वो थोड़ा मायूस हो गई थी। मेरी माँ ने मेरे को ऐसे कहा, मुझे आज भी याद है, तुम ज़्यादा खुश मत हो, बैठ के पढ़ो। रिजल्ट आया 3:30 बजे, 5:30 बजे मैं वापस करंट अफेयर की बुक लेके पढ़ रही थी, तैयारी कर रही थी। और अगले 5 दिनों तक मैं पढ़ती रही। और मैं ये कहूँगी कि मेरी सिस्टर की परसिवियरेंस, उनका जो वो है, हाँ, लड़ने की शक्ति उतनी तेज थी कि वो फिर वापस शी बाउंस बैक। लॉट ऑफ पीपल डोंट नो, मैंने दोबारा अटेम्प्ट दिया उस साल। पहला पेपर मैंने दिया अपनी सिस्टर के साथ, प्रीलिम्स का। दूसरे के वक्त वो कहती है तुम ज़्यादा हीरो बन रही हो, तुम यहीं रुको। मैं एग्जामिनेशन हॉल में उसके साथ ही कहती है तुम यहीं रुको, मैं पेपर दे के आती हूँ। तो ये चीज़ मुझे आज भी याद है। और उस वक्त कुछ दिन तक तो ये लग नहीं रहा था कि अब आगे क्या होगा, आगे क्या करेंगे। तो उस वक्त एक थोड़ा सा ज़रूर बिटर स्वीट मोमेंट था घर में। लेकिन मैं कह सकती हूँ कि जिंदा दिली है मेरी सिस्टर की, कि 1 हफ्ते बाद ही, क्योंकि पेपर था, धक्का तो लगता ही है। पूरे साल आप तैयारी करते हैं, आप इंटरव्यू तक जाते हैं, उसके बाद फिर वापस शुरुआत वहीं लीग से, फिर 0 से स्टार्ट करना। और जब वो वहाँ पे अगले साल उनका जब सिलेक्शन हुआ, मुझे आज भी याद है, हम अपनी ट्रेनिंग में वहाँ पे संपूर्णानंद हॉल है लबासना में, लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी, जहाँ पे IAS की ट्रेनिंग होती है, वहाँ पे हमारा एक सेशन चल रहा था। बीच में फ़ोन आया बार बार घर से। मैं सोचूं क्या हो गया, मैसेज आया मम्मी का, रिजल्ट देख के बताओ। मैं सेशन में, क्लास चल रही थी, बैठी थी, उठ के गई बाहर और एकदम कांपते हुए हाथों से फिर वापस मैंने रिजल्ट कहा कि खुल नहीं रहा। तो मेरी माँ कहते कि नहीं, तुम्हारी बहन कहती है कि रिजल्ट देखेगी तो सोना ही देखेगी, नहीं तो कोई नहीं देखेगा। तो रिजल्ट देखा और 77 रैंक थी उनकी। और उस दिन तो ऐसा लगा कि जैसे मेरा भी एक कर्ज था उसके ऊपर जो मैंने चुका दिया। और जब पंजाब का आर्डर, पहले मुझे गुजरात का आर्डर अलॉट हुआ था, फिर मेरी शादी के बाद विपुल उज्ज्वल मेरे बैचमेट ही हैं, उनके बाद मैं जब पंजाब का आर्डर आई हूँ
पंजाब काडर में बहुत अपॉर्चुनिटी, बहुत ज़्यादा अलग अलग ज़िलों के अंदर काम करने का मौका मिला और लगा कि जो चीज़ें हम सोचते हैं तैयारी करते वक्त, वो उस समुद्र का बूंद का भी हिस्सा नहीं है। कि जिस मन और परसिवेरेंस और जिस आप अंदर अंतर शक्ति की जिसकी बात करते हैं, उसका टेस्ट एग्ज़ाम से पहले नहीं, एग्ज़ाम के बाद होता है। जिस पृष्ठभूमि से हम आते हैं वहाँ पे मुझे आज भी याद है, क्योंकि हम 3 बहनें थीं। हमने कई शादियाँ ऐसी देखी हैं जहाँ पे हमसे छोटी अगर कोई कज़न सिस्टर वगैरह की शादी हो रही होती थी तो लोग पूछते थे कि इनकी शादियाँ कब करनी है। पापा से यहाँ तक मुझे याद है, जब बलिया में हम अपने गांव में एक दूर के चाचा थे, उनकी बेटी की शादी पे गए थे। 18 साल की थी वो, उसकी शादी थी, मेरे से छोटी थी, मैं ग्रेजुएशन में थी। उन्होंने पूछा कि इतना क्या पढ़ा रहे हो, अपने यहाँ तो इतने लड़के ही नहीं है कि इतने पढ़े लिखे हों कि तुम्हारी शादी करवा सको तुम। मुझे आज भी याद है, हम लोग मुंडेर पे थे ऊपर, जैसे रूरल गांव में होता है, बच्चे और औरतें वगैरह सब ऊपर होते हैं। गर्मियों का दिन था, पापा लोग और सारे बड़े लोग नीचे थे बैठे हुए। मुझे आज भी याद है कि मेरे फादर साहब ने उस वक्त कहा कि मेरी बेटियां मेरा गर्व हैं, अगर मुझे पूरी ज़िंदगी भी इनको अपने घर में रखना पड़े तो मुझे कोई चिंता नहीं। वो लाइन आज इतने साल हो गए, 20 साल, वो लाइन आज भी मेरे जहन में, वो सीन आज भी मेरे जहन में है। और जिस दिन वो रिजल्ट आया, मुझे लगा कि शायद आज मेरे पिताजी को वो चीज़ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद उनसे कहेंगे कि आपने जो ये बात, जो ये आदर्श, जो ये आप लाइन लेके चले अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, हाँ, ये एक लाइट हाउस है दूसरी बच्चियों के लिए जिनको कभी ये मौका नहीं मिलता। आज की डेट में वहाँ पे कई ऐसी हैं लड़कियाँ, और जिसमें खुशी होती है जब पता चलता है कि कोई बाहर जाके डिग्री हासिल करके आया है, कोई आगे तैयारी कर रहा है, कोई दिल्ली में है, कोई भोपाल में है, कोई अलग अलग बहुत बढ़िया बढ़िया पदों पे हैं। जो पहले मैं कह सकती हूँ कि ये अगर ना के बराबर नहीं, लेकिन ये कम थी एक टेंडेंसी कि लड़कियों को आप हायर एजुकेशन में या फिर बाहर, घर से बाहर, लीग से हटकर आप नौकरी करने की परमिशन दे सके। जो मुझे लगता है कि एक लाइट हाउस के तौर पे मेरे माता पिता का जो संघर्ष रहा है, जिसमें उन्होंने कई साल ये देखा, हर वक्त यही कहते रहे कि ये तो आगे किसी और के घर चली जाएंगे, क्यों पढ़ा रहे हो, इतना पैसा क्यों खर्च करना है। तो मुझे लगता है उनके संघर्ष और उन्होंने जो भी हमारे ऊपर भरोसा किया, उस भरोसे का थोड़ा हिस्सा शायद उस दिन मैं उनको दे पाई कि उन्होंने जो भरोसा हम पे रखा, उस भरोसे को हमने कायम रखा है।